एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एडीओ का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के एडीओ में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली बीपीएससी में जो 150 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 या 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ एडीओ में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एडीओ में, क्योंकि यहाँ 100 नंबर का 100 क्वेश्चन थे ना यहाँ। तो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको ये इंसाइट मिलेगा बीपीएससी का आज के टाइम पे क्वेश्चन पूछने का एरिया कौन से हैं, कौन से टॉपिक से पर क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। वैसे जनरली जो एरियाज डिफाइन है बीपीएससी के, वही टॉपिक वो हर बार घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे पॉलिटी में वो लोग आर्टिकल्स पूछते हैं और अमेंडमेंट्स 91, 92 या फिर रिसेंट में 106 जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो पूछे जाते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर के किसी के टेन्योर के बारे में पूछ लेंगे, इस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे क्या हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, हमेशा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं डिटेल में डिस्कस। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा वीडियो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हिंदी में भी बात करूँगा और इंग्लिश में भी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो इनका ऑर्डर क्या है हिंदी में भी देख लेते हैं। इस संविधान में जो रखा गया है किस क्रम में रखा गया है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल कौन सा है 25 से 28 है ना। और राज्य का अगर नेम परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 है। और राष्ट्रपति शासन लगाना है तो आर्टिकल कौन सा है 356 है, 356। और भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 312, 312। तो अब इसको आप अरेंज कर देना है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, नेम चेंज करने वाला है ना, तो सेकंड ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। बस एक ही ऑप्शन से मैच करके आपको मिल जाएगा। ये आर्टिकल 3 है। फिर ये 25 आर्टिकल है, रिलीजियस फ्रीडम। फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल 356 आ जाएगा। तो आपको आर्टिकल याद करने हैं। एक थीम आपको मिल गई, ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो आर्टिकल्स आपकी याद होने चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये अमेंडमेंट पूछते हैं काफ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो हुए हैं। तो आपको जो मेजर मेजर अमेंडमेंट है, इस बार तो बीपीएससी ने 742 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मेंस में पूछ लिया। तो आने वाले टाइम में वो 44 भी पूछ सकते हैं, या फिर अभी रिसेंट में 106 हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं वो अच्छे से आपको करना है। जैसे 93 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये किससे बात करता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं भी पता है ना, तो एलिमिनेशन से जाएंगे हम सबसे पहले। जैसे मुझे भी एग्जाम में अगर ध्यान नहीं आ रहा है ये किससे रिलेटेड है, तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आपको पता है कि 73 है। फिर 74 से आ गया था वो म्यूनसिपैलिटी वाला। तो पंचायत राज कब आया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। फिर आता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन दिया गया है 106 अमेंडमेंट है, अभी जो रिसेंट में पास हुआ है। हो गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्वेश्चन हो सकता है टफ हो, बट ऑप्शन से अगर हम सॉल्व करेंगे उसको तो बन जाएगा ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है कब आया था ये 42, कब आया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। फिर आपको ये सारी चीज़ पता है। अगर ये नहीं पता है 93 अमेंडमेंट कब आया है, तो एक ही ऑप्शन तो बचा हुआ है, रिजर्वेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लास को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। बट ये इस एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा। मतलब एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और और ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों में होगा। अगर डिटेल क्वेश्चन उन्होंने बनाया तो ये भी तो पूछ सकता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होगा या फिर पब्लिक में, दोनों में होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों। ठीक है। फिर एक चीज़ और है, इससे पहले ना ये पहले रिजर्वेशन नहीं था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो एक केस था TMA फाउंडेशन कोर्ट, TMA फाउंडेशन केस था ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट में केस था ये। इस केस में बोला गया था रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो इस केस को ओवरटर्न किया था इसने अमेंडमेंट ने। तो आपको ध्यान रखना है जो अमेंडमेंट है वो अच्छे से याद करने हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बोला ना आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद करने हैं, आर्टिकल्स से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। तो 280 आर्टिकल आपको पता होगा, 280 इस बार के मेंस में भी पूछा था ये 280 फाइनेंस कमीशन की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या है। तो 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। यहाँ इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर 324 क्या है, ये आपको पता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आपको पता है ना ऑप्शन वो कैसे बनाते हैं, वो एक दूसरे में रिवर्स करते हैं।
तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे ना। तो नॉट करेक्ट पूछा है, और एग्जाम में ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन पहले भी मेरा गलत हुआ है इस टाइप से। अगर आपने करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट ये नहीं पढ़ा है ना अच्छे से जल्दबाजी में, तो आपका ईजी सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए नोट पे भी ध्यान देना है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और आपको पता है यूपीएससी 315 आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल्स को अच्छे से कर लेना है, फिर आगे आता है। और हाँ, ये ना कभी कभी पुराने बुक्स भी पूछ लेते हैं, पुराने बुक्स ऑथर्स। अब जैसे ये रिथिंकिंग डेमोक्रेसी, ये जो बुक है किसकी है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर एपीजे अब्दुल कलाम तो है नहीं, और ये नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं ना। और कन्फ्यूजिंग ऑप्शन यहाँ आपको लग सकता है, बट इसके जो ऑथर हैं रजनी कोठारी हैं, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था कांग्रेस सिस्टम, जब वन पार्टी का डोमिनेशन था तो कांग्रेस सिस्टम इन्होंने दिया था। ये 2005 की बुक है इनकी, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। कब की बुक है? 2005 की बुक है, ठीक है। फिर आगे आते हैं कि किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म। आपको ध्यान होगा ना, ये कमेटी हम यूज़ करते हैं मेंस में काफ़ी ज़्यादा। तो ये 2002 में बनी थी। ये 2002 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी, बट ये 2000 में फॉर्म किया गया था इसको। 2000 में तो इसकी रिपोर्ट आ गई थी। आपको ध्यान होगा ना कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, कि वो या तो पूछते हैं कब बनी है फॉर्म कमेटी, इसकी रिपोर्ट कब पब्लिश की गई है। जैसे सरकार या कमीशन के बारे में पूछते हैं वो लोग, एक तो ईयर है उसका कमेटी के फॉर्म होने का, एक ईयर है उसके पब्लिश होने का। तो ये कौन थे उस समय 2000 में प्राइम मिनिस्टर? आपको पता है वीपी सिंह कब थे? ये 89 के करीब थे ना ये तो। मोरारजी देसाई 1879 में थे, 17 17 1978 में थे, 78 और 79 में, ठीक है। और मनमोहन सिंह कब से थे? ये 2005-6 के बाद थे ये। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। बट आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो ये जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसके बारे में भी तो पूछा जा सकता है ना। तो जैसे बात करते हैं मोरारजी देसाई के टाइम पे, मोरारजी देसाई के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है। पहला जब एडीआर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म के लिए जो कमेटीज बनती है ना, जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए कमेटी बनती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो, ठीक है, वो सबसे पहले 96 में बनी थी। तो उसके चेयरमैन जो बने थे मोरारजी देसाई बने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनी थी 96 में। और सेकेंड टाइम जब बनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी थी 2005 में। कब बना था? 2005 में, ठीक है। और मोरारजी देसाई के टाइम पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मंडल कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है। मंडल कमीशन कब बना? 1979 में मंडल कमीशन बना था। ये सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है ना ये। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था रिजर्वेशन देना है हमें इतना, ठीक है। बट मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किसने किया था? ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने किया था। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे पहले, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। और फिर आता है, हाँ, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ था, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में बना है। एक पुंछी कमीशन बना है, पुंछी, 2007 में, ठीक है। 2007 में बना है पुंछी कमीशन। और एक चीज़ और हुई है, एक मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक चीज़ और हुई है, सेचर, सेचर कमीशन, SECHAR, ठीक है। ये 2005 में बना था। ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के रिगार्डिंग था, मुस्लिम कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो इतने कमीशन और आपको रिपोर्ट्स और याद रखनी है। और हाँ, हो गया ये। फिर आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर बैड लॉ। अब हिंदी में भी देख लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। हाँ, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि वो डिक्लेयर नहीं कर सकते बैड लॉ वैलिड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर्स है ना, आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में पावर्स हैं उसके पास? तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बैड लॉ है उसको वैलिड कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, गार्डियन है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बेकार लॉ है तो उसको वैलिड क्यों डिक्लेयर करेगा? आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13 में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है लॉ, उसको नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी ना।
फिर आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। हाँ, तो इसका हिंदी में भी देख लेते हैं, क्या वो स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करती है? हाँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो फॉलो करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो हम मेनका गांधी केस में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है मेनका गांधी केस में फॉलो किया था ना, तो बट जनरली हम फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में सारी चीज़ पता होनी चाहिए। फिर ये आता है एस्टीमेट कमेटी। कमिटीज़ के बारे में बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी, 30 मेंबर होते हैं इसमें। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। तो इन्होंने यहाँ फंक्शन पूछ लिया है डायरेक्ट। अब जैसे कि क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो सबसे पहले जाते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग है? हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। हाँ, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित। तो ये क्या काम करता है? जब इसका नाम ही दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही तो रिव्यू करेगा। तो डी डी का तो जो है 4 हो जाएगा, और ये 2 में दिया हुआ है तो 2 ही ऑप्शन तो कट जाएंगे ना, 2 सही है। बट एस्टीमेट कमेटी के बारे में आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना। क्या करता है ये? सजेशन देता है फॉर इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। तो दूसरे पहले का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ठीक। एस्टीमेट कमेटी क्या करेगा? सजेशन फॉर इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति, ये क्या करती है? विनियोजित लेखा की परीक्षा। ठीक है, आपको इससे रिलेट कर लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऑप्शन ये हो जाएगा कि एग्जामिनेशन ऑफ रूल मेड बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अंडर लॉ पास बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है सारी चीज़ें, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं। फिर से आएंगे, फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन। मैं बोला ना, आर्टिकल तो आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या पूछा है यहाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312। ठीक है, 312 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है? राज्यसभा क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है क्या नेशनल इंटरेस्ट में? ये तो सबको पता है ना कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको, हाँ देखो, ये पॉलिटी में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, अब जैसे इन्होंने पॉलिटी में पूछा है, ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर में मैंने अगर पढ़ाया होगा, मैंने करंट अफेयर मैंने काफ़ी मतलब ईयर्स में काफ़ी फोकस करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 2 अक्टूबर 2014 में इसको लेकर आए थे, लॉन्च हुआ था ये स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके कुछ दिनों बाद इसको लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, फिर 2014 में हुआ था ये। फिर अग्निपथ स्कीम, इसमें पता है ना 4 साल के लिए रखा जाएगा, रिक्विट किया जाएगा, फिर उसके बाद रिटायरमेंट में 11.5 लाख रुपए करीब दिए जाते हैं। तो ये 2022 में लॉन्च हुई थी, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे जिसके कारण। और अग्निपथ स्कीम के बारे में मेंस में भी पूछा था एक बार। फिर आता है मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। ये क्या है? ये एमएसएमई को लोन देने के लिए है, और मुद्रा स्कीम में लगभग 70% बेनिफिशरीज जो है वुमेन है। ये भी आपको याद रखना है, 70% मुद्रा स्कीम। जैसे मैंने करंट अफेयर जो पढ़ाया हुआ है तो मैंने ईयर भी बताए, अभी इसके 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल के बाद इसका सेलिब्रेशन तो बनता ही था सरकार का। सरकार ने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसने, और हाँ, इसमें मुद्रा बैंक बनाया जाता है एक जो लोन देता है। सरकार ने काफ़ी इसको सेलिब्रेट किया, इसके अचीवमेंट को। इसमें 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। ठीक है, जैसे तरुण हो गया, शिशु हो गया, इस टाइप से। तो काफ़ी डिटेल में मैंने बताई हैं करंट अफेयर के वीडियोस, अगर आप देखेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं रिजर्वेशन। ये जो पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया है SC ST ट्राइब्स को, SC को और ST को, और वुमेन को भी दिया गया है 33%। ये 73 अमेंडमेंट आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये पूछा है कि ये रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए, 243D। क्या है 243D? अब क्या है कि और आर्टिकल भी तो आपको पता होना चाहिए ना। 243A क्या है? ये ग्राम सभा से रिलेटेड है। ठीक है, B किससे रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसके ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। ठीक है, और C किससे रिलेटेड है? कंपोजिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंपोजिशन। तो आर्टिकल आपको याद कर लेने हैं सारे। ऐसे मेजर मेजर आर्टिकल मैं 2-3 और बताता हूँ आपको।
स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुआ था 73 उसमें ये बोला गया था स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, क्योंकि पंचायत को भी तो एम्पावर करना है ना, फाइनेंशियल डिवल्यूशन, फाइनेंशियल पावर भी देनी है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था तो वो आर्टिकल 243 आई है। क्या है? 243 आई। और अब पंचायत को हमने बना तो दिया, फिर उसके लिए रेगुलर इलेक्शन भी कराए जाएंगे 5 साल में। तो उसके लिए हम क्या लेकर आए, एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, उसमें है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है 243 के, 243 के, इतना आर्टिकल और याद रखना है बस आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपने करंट अफेयर की क्लास में। जैसे 2015 में अभी इन्होंने पूछ लिया पहले फर्स्ट सीईओ कौन है नीति आयोग के। अब जनरली हम पहले वाले को भूल जाते हैं, प्रेजेंट वाले करंट अफेयर की क्लास में क्या बताया जाता है, आज के टाइम पे प्रेजेंट कौन है। तो आज के टाइम पे निधि निधि छिब्बर, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना आपको। तो आज के टाइम पे कौन है? निधि छिब्बर, ठीक है। बट यहाँ पूछा है फर्स्ट कौन थे, तो ये है सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। और ये वी सुब्रमण्यन, ये तो वाइस चेयरमैन थे ना अभी। और ये हटके कौन बने हैं फिर? ये बने हैं अशोक कुमार लाहौरी। कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहौरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये इन्होंने पूछ लिया फर्स्ट सीईओ, तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन भी पूछ सकते हैं ना ये लोग। तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अब ये अरविंद पनगड़िया इस टाइम पे असिस्टेंट फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरमैन है, ठीक है। तो ये चार नाम और याद रखने हैं आपको, 3-4 नाम। तो एक बार और बोलता हूँ मैं, फर्स्ट सीईओ कौन है नीति आयोग के? सिंधु श्री खुल्लर। और आज के टाइम पे कौन है? निधि छिब्बर, निधि छिब्बर आज के टाइम पे सीईओ है। और आज के टाइम पे वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लाहौरी। एंड सबसे पहले थे अरविंद पनगड़िया। और चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में बना था। और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनी थी बॉडी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट में हमने 16-17 मिनट में 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया इतना डिटेल में। क्योंकि अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बता के चला जाऊंगा आंसर, तो आपकी याद भी तो नहीं होगा ना। तो काफ़ी, और आपको ये भी आइडिया लग गया कि कौन से थीम से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, अमेंडमेंट्स पूछ रहे हैं, पुरानी बुक्स ऑथर भी पूछ लेते हैं, स्कीम्स पूछ रहे हैं पुरानी, उसके ईयर्स पूछ रहे हैं, और ये एस्टिमेट, ये कमेटीज़ पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़। एंड फिर ये नीति आयोग पे तो स्पेशल फोकस है बीपीएससी का, स्टेट पीसीएस का और पंचायत का, ठीक है। नीति आयोग में तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ स्टेट पीसीएस में पंचायत वगैरह पे इतना ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसी चीज़ पे तो हमें काम करना है ना, डेवलपमेंट्स पे। तो ठीक है, इस वीडियो को आप अपने कमेंट्स में बताना, रिव्यू देना कैसा लगा आपको। और इसके मैं एडीओ के हो सकेगा तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, सारे जितने भी पेपर हुए हैं काफ़ी डिटेल में। और उससे पहले आप मेरे करंट अफेयर के सीरीज को बिल्कुल देखें जाके। करंट अफेयर के मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ाए हैं बिल्कुल। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा क्वेश्चन पेपर का, आप टेलीग्राम रिवीजन मंत्र को फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ मुझे अगर आपका कोई डाउट्स हैं तो वहाँ कुछ पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।